नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं एपिक वॉइस स्टोरेज। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि हर आवाज़ के साथ एक एहसास बनकर दिल तक पहुँचती है। तो तैयार हो जाए एक नई कहानी के इस खास सफ़र के लिए। एक रीबर्थ, एक किस्मत। अंधेरी रात में एक घर से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आस पड़ोस के लोग उसे घर के सामने खड़े होकर अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ है सबके कानों में जा रही थी। उसे दर्द भरी आवाज़ को सुनकर उन अनजान लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कर अत्याचार कर रहे लोगों का दिल नहीं पसीजा। वही घर के अंदर 5 लोग खड़े हुए थे और जमीन में एक लड़की पड़ी हुई थी जिसके पूरे शरीर में से खून की धाराएं बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की जीने की जाने कितनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग उसे जीने देना नहीं चाहते थे। वह लड़की उन सब की तरफ देखकर कहती है, तुम सब तो मेरे अपने हो ना, मेरा अपना परिवार जिससे मैं इतना प्यार किया, माँ बाप को, आप मेरे बहन भाई भाभी हो आप मेरी, फिर मेरे साथ इतना न्याय क्यों? किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है? मुझे सज़ा देने से पहले मेरा गुनाह तो बता दीजिए। उसके सामने खड़ी वह 5 लोग जानवरों की तरह उसे देख रहे थे और फिर उसे लड़की की भाभी उसके करीब आकर उसके बालों को ऊपर करके लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती है और उसे लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी खून की उल्टी होता देख उसे लड़की की भाभी जल्दी से उसे दूर खड़ी हो जाती है। तभी वह लड़की उन सब की तरफ देखकर दया भाव से कहती है, मेरी गलती तो बता दीजिए, आप लोगों ने जो कहा मैंने माना, आपने कहा मैंने उसे पत्थर की लकीर माना, आपने मुझे मेरी दोस्त को दूर कर दिया, मैंने उसे तक नहीं कि आपने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, आप बोले कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि वह मुझे बोझ समझता है, मैंने मान लिया। तो फिर आप इस आदमी से कंचन की शादी क्यों कर रही है? जब वह आदमी इतना ही खराब है तो क्यों आप कंचन की जिंदगी खराब करना चाहती हैं? उसे लड़की के सामने खड़ी औरत नफरत से उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि जो हमने तुझे बताया वह झूठा था, सच तो ये था प्यार करता था वह तुझे, इसलिए तुझे शादी की थी उसने, लेकिन तू वह शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जबरदस्ती तुझे शादी करके तुझे बचा कर ले गया था यहाँ से। लेकिन तेरी बुरी किस्मत की तू फिर हमारे ही पास आ गई, और जानती है वह तो तुझे हर लम्हा बढ़ाने की कोशिश करता था। आज भी वह कंचन से शादी करने को सिर्फ इसलिए तैयार हुआ कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। लेकिन उससे पहले हम कंचन की शादी उससे कराएंगे, उसके बाद तेरी अर्थी उठेगी, क्योंकि उसके बाद तेरा वह पति कुछ नहीं कर पाएगा। हमने उसे एक एग्रीमेंट सेंड करवाया है कि वह कभी भी कंचन को तलाक नहीं दे सकता और ना ही उसे छोड़कर जा सकता है, और 1 साल के अंदर अंदर उसे कंचन के साथ एक बच्चा पैदा करना होगा। और तू जानती है बच्चा होने के बाद आदमी कितनी ही नफरत कर ले, लेकिन फिर भी अपनी औलाद के लिए वह मेरी बेटी को अपना ही लेगा। वह लड़की जैसे जैसे अपनी माँ अपने परिवार की बातें सुन रही थी उसके दिल में दर्द की लहर उठ रही थी। तभी वह आदमी उसे लड़की के पास घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, नफरत करता हूँ मैं तुझे, तू मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि तुझे जन्म हमने नहीं दिया बल्कि तू मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है जिसे मैंने किडनैप कर लिया था, और मेरा वह दोस्त पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तू जानती है, चल मैं बात ही देता हूँ, तेरे मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए ना, तुझे तेरे अस्तित्व के बारे में पता चलना चाहिए ना। तो सुन, तू मशहूर बिजनेसमैन नमन आहूजा की बेटी है और बिजनेस टायकून करण आहूजा की बहन, लेकिन ये सब जान के तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे पास वक्त ही नहीं है जो तू मेरे दोस्त हो ये बता सके कि उसके दोस्त नहीं उसके साथ गद्दारी की थी, उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया था। वह लड़की अपनी आंखों में नफरत बदले की भावना लिए उन सब की तरफ देखकर कहती है, मैं लौटकर जरूर आऊंगी अपना बदला लेने, अपने माँ बाप को अपना बनाने, अपने पति को फिर से हासिल करने, और तुम सबके अंजाम तक पहुंचने, चाहे उसके लिए मुझे भगवान से लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अब जब मैं सच्चाई जानती हूं तो मैं सबको तुम दोनों की सच्चाई बताऊंगी। अब तुम सब तुम्हारी किए गए हर गुनाह की सजा दिलवाऊंगी। उसे लड़की की बात है, लोग पागलों की तरह हंसने लगते हैं और कहते हैं, जब तू यहाँ से बच कर जाएगी तभी तो तुम्हें हमारे किए की सजा दिलवाएगी, हम तो तुझे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। और तुझे पता है आज कंचन और रणवीर की शादी है, मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए रणवीर मित्तल की बीवी बन जाएगी और तुझे नसीब होगी मौत। और तभी उसके सामने खड़ी वह लड़की कंचन एक तेजाब की बोतल ले उसे लड़की के ऊपर डालने लगती है और धीरे धीरे उसे लड़की का शेयर करने लगता है। उसकी वह दर्दनाक चीखें पूरे वातावरण में फैल जाती हैं। घर के बाहर खड़े वह पड़ोसी उन चीखों से डर कर कांप जाते हैं। सारे पड़ोसी जल्दी से वह से चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी उन लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहते थे। क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कर सकता है तो उन लोगों को कैसे छोड़ सकता है। उसे लड़की को करने के बाद वह सब वहां से बाहर चले जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था, सारे पड़ोसी वहां से जा चुके थे। वहीं वह सब अपनी अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। तभी एक तेज बिजली चमक के साथ बारिश होने लगती है। बोलो, जैसे ही आसमान की तरफ देखते हैं बहुत जोर से बिजली कड़कती है और उसे घर के ऊपर गिर जाती है। चंद लम्हों में ही वह घर चलकर राख हो जाता है। ये देखकर उन सबके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट आ जाती है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। उन्होंने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा था। रिबर्थ, एक किस्मत। CH2। एक लड़की इस वक्त अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और उसके आसपास ढेर सारी मशीन लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें खुलना लगते हैं। तभी उसे लड़की के पास मौजूद नर्स तुरंत ही बाहर निकालकर डॉक्टर को बुलाकर लाती है।
लड़की की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। वह देखी है कि वह जिस जगह थी वह कोई हॉस्पिटल का कमरा था। चारों तरफ मशीन लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। वह तो मर चुकी थी, वह भी इतनी दर्दनाक मौत, फिर वह जिंदा कैसे हैं? या उसने जो देखा वह सपना था? इतना दर्दनाक सपना तो नहीं हो सकता। यही सब सोते हुए वह लड़की अपनी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। अचानक वार्ड का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर की टीम अंदर आती है। वह लड़की उन डॉक्टर को देखकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर बिना किसी भाव के उन लोगों को देखने लगती है। तभी एक डॉक्टर उसे लड़की के पास आकर कहता है, तो बताइए मिसेज मित्तल, आपकी तबीयत कैसी है और आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? मैडम, आप अपना ख्याल रखा कीजिए, वरना मिस्टर मित्तल हम सबकी कब्र खोद देंगे। वह लड़की अभी भी हैरान परेशान नज़रों से अपनी चारों तरफ देख रही थी। तभी वह डॉक्टर नर्स की तरफ देखकर कहते हैं, नर्स तुम जो मैसेज मित्तल के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेकर आओ, उन्हें खिलाकर उनकी दवाई दो और मिस्टर मित्तल अभी आते ही होंगे, उससे पहले उनके कपड़े चेंज करवा दो। डॉक्टर की बात सुनकर नर्स ओके डॉक्टर बोलकर उसे वार्ड से बाहर चली जाती है। वह लड़की धीरे धीरे बेड पर उठकर बैठ जाती है, फिर बेड से उतर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में आकर तो वॉशरूम का गेट बंद करके आईने के सामने खड़ी हो जाती है। एक बार फिर अपने चेहरे को देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने पूरे शरीर को चेक करती है। इस वक्त कहीं भी कोई भी टॉर्चर का निशान नहीं था। वह लड़की आईने में देखकर कहती है, मैंने जो देखा वह एक ख्वाब था, एक सपना था या एक हकीकत? कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, कैसे पता करूं? तभी वार्ड का गेट खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी। वह देखने में बिल्कुल एक मॉडल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद भयानक लग रही थी। उनकी आंखों में किसी की जान लेने की क्षमता दिखाई दे रही थी। वह चारों तरफ अंदर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो नर्स बाहर गई थी वह अंदर आती है और अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रेसिडेंट मैडम अभी यही थी, हो सकता है वह वॉशरूम गई हो। रणवीर मित्तल वहीं सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है और इस वक्त वह गुस्से से भरा हुआ था। तभी अचानक वॉशरूम का गेट खुलता है। एक दुबली पतली सी खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। तभी उसे लड़की की नज़र सोफे पर बैठे आदमी की तरफ जाती है तो उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। उसकी आंखों में कुछ भावनाएं देखने लगते हैं, लेकिन फिर वह सीधी जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। रणवीर उसे लड़की को देखकर जल्दी से उसके पास आकर कहता है, कैसी तबीयत है आपकी, क्या हुआ था आपको, आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई? देखिए खुशी, आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। आप जितनी कोशिश हमसे दूर जाने की करेंगे हम उतनी ही शिद्दत से आपको अपने करीब कर लेंगे। हम जानते हैं नफरत करती हो तुम हमसे, करना भी चाहिए, छोड़कर जो चले गए थे तुम्हें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं खुशी कि तुम हमें जिंदगी भर का दर्द तकलीफ और नफरत होगी। वह लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है, वह तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? खुशी रणवीर मित्तल मशहूर बिजनेस टायकून और माफिया किंग रणवीर मित्तल की पत्नी और रणवीर मित्तल की कमजोरी भी। रणवीर इस दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वह सिर्फ खुशी है। खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है, अपनी जान दे सकता है तो किसी की जान ले भी सकता है। रणवीर को खुशी के आसपास कोई पराया इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह खुशी के लिए कभी उसे पर पाबंदी नहीं लगता और वह ये भी अच्छे से जानता है कि खुशी उसे अलग होने के लिए ही हमेशा गलत रास्ते अपना आती है, लेकिन फिर भी रणवीर उसे तलाक नहीं देना चाहता। खुशी इतनी देर से रणबीर के चेहरे को देख रही थी, फिर वह रणबीर की तरफ देखकर कहती है, आज की डेट क्या है? रणबीर हैरान से खुशी के चेहरे को देखा है, क्योंकि अभी तक उसने रणबीर पर गुस्सा नहीं किया था, उसे पर चिल्लाया नहीं था, उसे भला बुरा नहीं बोला था। रणबीर हैरानी से खुशी के चेहरे को देख रहा था, फिर वह अपनी हैरानी छुपाते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, आज 1 जनवरी 2025 है। ये सुनने की देर थी कि खुशी की आंखें अचानक से हैरानी से फैल जाती हैं और वह अपने मन में रहती है, मतलब मैं अपनी जिंदगी के 2 साल पीछे आ गई, मतलब मेरा रिबर्थ हुआ जैसे मैंने नोवेल्स में पढ़ा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सिर्फ कहानियां में होता है, क्या असल में भी इस चीज़ का कोई अस्तित्व है? खुशी अभी अपने में ही लगी हुई थी और वहीं रणवीर गहरी नज़रों से खुशी के चेहरे पर आ जा रहे इमोशंस को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। खुशी खुद को काबू करके रणवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे घर जाना है, हॉस्पिटल मुझे पसंद नहीं, ये बात आप अच्छे से जानते हो, फिर भी मुझे इस अस्पताल में एडमिट करवा दिया और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रणवीर हैरानी से खुशी के चेहरे को देख रहा था, क्योंकि खुशी कभी भी रणवीर से इतने प्यार से बात नहीं करती थी। वह हमेशा उसके साथ बदतमीजी करती थी, हमेशा उसे नफरत करती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। वहीं रणवीर के पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट रजत हैरानी से खुशी को देख रहा था। उसने जब से खुशी को जाना था हमेशा खुशी रणवीर को परेशान करती हुई, उसे इंसल्ट करती हुई दिखाई देती थी। आज वह जितनी शांति थी, ये देखकर रजत को ऐसा लग रहा था जैसे खुशी रणवीर को परेशान करने की कोई नई तरकीब लग रही है। रणवीर खुशी की तरफ देखकर कहता है, बोलो क्या बात करना चाहती हो? खुशी एक नज़र रणबीर को देखकर कहती है, मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहती हूँ, मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ, मैं खुद की ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बातों पर अभी आपको कोई विश्वास नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। मेरी पुरानी गलतियाँ बहुत बड़ी है और उन गलतियों को सुधारने का एक मौका चाहती हूँ।
रणबीर शक भरी नज़रों से खुशी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज खुशी के चेहरे पर कहीं भी कोई धोखा या फरेब नहीं था। आज उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। रणबीर गहरी नज़रों से खुशी को देखते हुए बोलता है, ठीक है, दिया मौका, लेकिन यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद तुम मेरे साथ तो रहोगी, लेकिन मेरे पास नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी या नफरत, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम मुझसे कभी आज़ाद नहीं होगी। यह फाइनल है, राजी से या ज़बरदस्ती से या मर्जी से तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। खुशी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और गहरी सांस लेकर रहती है। मुझे आपकी असिस्टेंट रजत से कुछ काम है, क्या वह मेरा बताया हुआ काम कर सकता है? रणवीर हमें अपनी गर्दन हिलाकर उसे वार्ड से बाहर चला जाता है। तभी रजत खुशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। खुशी रजत को देखकर बोलती है, आपको नमन आहूजा की पूरी जन्म कुंडली निकालनी है। उसकी फैमिली की जन्म कुंडली निकलती है और खासकर नमन आहूजा की लापता बेटी की। और हाँ, ये बात बाहर नहीं जाने चाहिए और खासकर मेरी फैमिली को पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। रजत ओके मैडम बोलकर उसे बात से बाहर चला जाता है। बाहर रणवीर अभी भी खड़ा था। रजत अपना सर नीचे झुकाकर कहता है, मैडम नमन आहूजा की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करना चाहती हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रणवीर रजत की तरफ देखकर कहता है, तो जो अपनी मैडम का बताया हुआ कम करो, डिस्चार्ज पेपर तैयार करो, मैं उन्हें लेकर घर जा रहा हूँ। रजत मन ही मन रणवीर को खोजते हुए वहां से बाहर चला जाता है। वहीं रणवीर बाद में वापस आकर खुशी को अपनी बाहों में उठा उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। अचानक से खुशी की नज़र एक तरफ पड़ती है और उसकी आंखें गुस्से, नफरत और बदले की भावनाओं से जल उठती हैं। फायर फायर खुशी का मित्तल फैमिली से माफ़ी मांगना, खुशियों भरे पल, फायर फायर CH3। खुशी की नज़रें अभी भी एक तक एक ही जगह देख रही थी, क्योंकि सामने एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में चले जाते हैं। ये देखकर खुशी के चेहरे पर नफरत के भाव उभर आते हैं। खुशी नफरत से उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, पहले मैं तुम्हारी चालाकियां में आ जाती थी, लेकिन ये खुशी कभी भी अब किसी की बातों में नहीं आएगी। मुझे सिर्फ अपनी असली फैमिली का पता लगाना है और अपने डियर हस्बैंड के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। अब तुम देखते जाओ कि मैं आगे आगे तुम्हारे साथ क्या करती हूँ कंचन, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मेरी बारी है। रणवीर देखा है कि खुशी की नज़र कहीं और थी, लेकिन जब वह उधर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। रणवीर अपने लंबे लंबे कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, बाहर उसकी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वह खुशी को बैठा खुद भी उसके पास बैठ वहां से निकल जाता है। रणवीर एक तक खुशी के चेहरे को देख रहा था। खुशी के चेहरे पर आता हर एक भाव रणवीर से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन वह अभी भी इन सब चीज़ों में अपनी दखलंदाजी नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर यह खुशी की कोई चाल थी तो वह इस चाल में जिंदगी भर रहना चाहता था। और अगर सच में खुशी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है तो रणवीर से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ खुशी से मोहब्बत की थी और किसी से नहीं। उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है और आपको देखना चाहता था कि खुशी क्या क्या करती है और कैसे करती है। रणवीर की गाड़ियां वहां से धूल उड़ती हुई निकल जाती हैं। वहीं खुशी अपनी आंखें बंद करे रणवीर के कंधे पर अपना कर रखे बैठी थी। वह अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। तब उसे याद आता है आज के दिन जब उसे होश आया था तो रणवीर उसके पास आया था। उसने रणवीर से बहुत बदतमीजी की थी, उसे बहुत भला बुरा कहा और उसको बोला कि वह उससे नफरत करती है और कभी भी वह रणवीर को नहीं अपनाएगी। यह सब सोते हुए खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती, क्योंकि अगर उसका दर्द बाहर निकल गया तो वह अपना बदला कैसे ले पाएगी। और बदला लेने के लिए जख्म को भरा नहीं जाता बल्कि उसे नासूर बनाया जाता है। 1 घंटे के सफर के बाद रणवीर की गाड़ी मित्तल मैंशन के बाहर रुकती जाकर, जिस पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा था मित्तल मैंशन। ये देखकर एक बार फिर खुशी की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि यह वही घर था जिसे छोड़कर जाने के बाद खुशी की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। यह घर उसके लिए एक सेफ पैलेस था, जहां वह अपनी मर्जी से रह सकती थी, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती थी, कोई भी उसे रोकने टूटने वाला नहीं था। तभी खुशी की आंखों के आगे एक बार फिर पुराने फ्लैश आने लगते हैं। रणवीर दिल दिल खुशी खुशी यह घर छोड़कर जा रही थी। उसे दिन रणवीर की मां कविता जी ने खुशी के पैर तक पकड़ लिए थे कि वह उनके बेटे को छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनका बेटा खुशी से पागलों की तरह प्यार करता था। लेकिन उसे दिन खुशी ने उनकी एक नहीं मानी और उनका अपमान करके इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अपनी मां का ऐसा अपमान देखकर रणवीर ने फिर कभी भी खुशी को मनाने की या उसे इस घर में लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खुशी जबरदस्ती के रिश्ते में रहे या दोबारा उसकी मां को अपनी बहू के पैर पकड़ता पड़े अपने बेटे की खुशी के लिए। खुशी अभी अपनी पुरानी यादों में ही खोई हुई थी कि उसे अपनी कमर पर सख्त महसूस होते हैं, तो वह अपने साइड में देखती है कि रणवीर उसे अपनी बाहों में उठा आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही रणवीर और खुशी घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहीं कविता की आरती की थाल लिए खड़ी थी, लेकिन उन्हें डर भी था कि कहीं खुशी फिर से उन्हें कुछ बोलने दे। यही डर रणवीर को भी था। रणवीर की पूरी फैमिली पीछे खड़ी यही देख रही थी, क्योंकि सबको खुशी के व्यवहार से अब चिंता होने लगी थी कि कहीं रणवीर और खुशी का रिश्ता खत्म ना हो जाए।
पूरा परिवार काम ही खुशी के आगे आता था क्योंकि वह लोग नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके बेटे की खुशी उसे दूर जाए। वही कविता जी डरी हुई नजरों से खुशी की तरफ देखते हैं लेकिन खुशी कुछ नहीं बोलते। कविता की आरती करके उन दोनों को टिक करके घर के अंदर बुलाती हैं। रणवीर खुशी को लेकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, खुशी रणवीर से कहती है मुझे यही बैठना है सबके साथ थोड़ी देर। सब लोग खुशी की बात सुनकर हैरान नजरों से खुशी को देखने लगते हैं। वहीं रणवीर की बहन अपने भाई की तरफ देखकर कहती है मुझे पिन करना, समर में सपना देख रही हूँ क्योंकि भाभी हम लोगों के साथ बैठने की बातें कर रही है। वहीं रणवीर का छोटा भाई समर भी हैरानी से अपनी बहन की बात सुन रहा था क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। रणवीर खुशी की तरफ देखकर उसे ले जाकर हाल के सोफे पर बिठा देता है और जहां सारे परिवार वाले बैठे हुए थे, खुशी सबकी तरफ देखती है, फिर उठकर खड़ी हो जाती है और कविता जी की तरफ बढ़ने लगती है। सब लोग डर रहे थे कि कहीं खुशी फिर से कविता जी की इंसल्ट ना कर दे। वही रणवीर के हाथों की मुट्ठी बन जाती है क्योंकि आज वह अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। खुशी कविता जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कविता जी के हाथों को पकड़कर रहती है मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं हमेशा आपके साथ बदतमीजी की, हमेशा आपको इंसल्ट किया, मुझे मेरी हर एक गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी भी मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपकी आंखों में कभी यह डर नहीं रहेगा कि आपकी बहू आपके बेटे को छोड़कर ना चली जाए। आप हक से मुझे डांट सकती हैं, मेरी गलती होने पर मुझे मार भी सकती है, मैं पलटकर कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगी माँ, बस मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाना दीजिए। पूरा परिवार आंखें फाड़े रणबीर को देख रहा था। रणबीर अपने कंधे कुचकाकर चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। वही खुशी बारी बारी से सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। आज पूरा परिवार खुश था कि उनकी बहू ने उन्हें अपना लिया और रणबीर खुश था कि आज उसकी मोहब्बत मुकम्मल होने वाली है। सब लोग प्यार से बातें कर रहे थे, तभी कविता की खुशी के बालों को सहलाते हुए कहती है आज बताओ मेरी गुड़िया क्या खाएगी, मैं वही बनाऊंगी। खुशी चाहते हुए कविता जी से कहती है माँ, अपने हाथों के मालपुआ बनाया ना, मुझे बहुत पसंद है, आप जब भी बनाती थी ना मैं आपके सामने मना कर देती थी, लेकिन रात में चोरी छुपे जाकर आपके हाथ के बने हुए मालपुआ खाती थी। खुशी की बात सुनकर पूरा परिवार हैरानी से खुशी के चेहरे को देख रहा था। खुशी कंफ्यूजन से सबकी तरफ देखकर कहती है मैंने कुछ गलत कहा क्या या ज्यादा बोल दिया? दादाजी खुशी की तरफ देखकर मुस्कुराहट से कहते हैं नहीं बेटा, कुछ भी गलत नहीं कहा तुमने, और आज तो हमें हमारी कुछ छोटी सी गुड़िया मिली है जैसे हम बचपन से जानते थे। आज तुम बिल्कुल हमारी वही गुड़िया लग रही हो जैसे हमने खो दिया था, लेकिन आज हमें एहसास होकर आए बच्चों की अगर आपकी गलती थी तो उसने कुछ हमारी भी गलती थी। खुशी दादाजी की तरफ देखकर कहती है दादाजी मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी आप सबने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दिया, वरना आप लोगों की जगह कोई और होता तो मुझे जाने जाने कितनी बातें सुनता। समर खुशी के पास आकर बैठ जाता है और खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है भाभी आपको नहीं पता आपके पतिदेव का सिक्का चलता है इस घर में, और आपके पतिदेव के खिलाफ जाकर कोई आपको कुछ बोल इतनी हिम्मत तो किसी के अंदर नहीं है। समर को अचानक से अपने आसपास ठंडक का एहसास होता है। जब वह चारों तरफ देखा है तो उसकी नज़र रणबीर पर जाकर टिक जाती है जो समर के हाथ को घर रहा था, जो इस वक्त खुशी के कंधे पर रखा हुआ था। ये देखकर समर हड़बड़ाकर खुशी से दूर हटकर दादाजी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक से हाल में किसी की आवाज़ आती है, उसे तरफ देखकर सबके चेहरे पर 12 बन जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि खुशी का उनके साथ होना अब सिर्फ एक ख्वाब है, क्योंकि यह लोग कभी भी उसे या उन लोगों को खुशी के साथ खुश नहीं रहने दे सकते थे। वहीं सबको देखकर खुशी की आंखों में नफरत की लहर दौड़ जाती है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कौन है जिसे देखकर खुशी के चेहरे पर नफरत जुनून की इंतहा? फायर 4। अचानक से हाल में किसी की आवाज़ आती है, उसे तरफ देखकर सबके चेहरे पर 12 बन जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि खुशी का उनके साथ होना अब सिर्फ एक ख्वाब है, क्योंकि यह लोग कभी भी उसे या उन लोगों को खुशी के साथ खुश नहीं रहने दे सकते थे। वहीं सबको देखकर खुशी की आंखों में नफरत की लहर दौड़ जाती है और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पूरा परिवार परेशान हो चुका था क्योंकि वह समझ गए थे कि अपनी फैमिली को देखकर एक बार फिर खुशी उनके साथ गलत तरीके से बात करेगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। वही खुशी उन लोगों की तरफ देखकर कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और किसने बुलाया आपके यहाँ? खुशी की भाभी आगे जाकर रहती हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी, हम तुम्हारी फैमिली हैं और हम तुमसे मिलने आए हैं और तुम हमसे ये किस लेज में बात कर रही हो? खुशी को अब जाकर अपनी गलती का एहसास होता है। वह उन सब की तरफ देखकर इनोसेंट वॉइस में रहती है वह गलती से निकल गया, आप लोग बिना बताए आ गए थे ना, इसलिए आप लिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता मांगती हूँ। वह 5 लोग खुश हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। वहीं खुशी जब किचन में पहुंचती है तो उसकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। वह सर्वेंट की तरफ देखकर कहती है बाहर सबके लिए जूस लेकर जाए, और हाँ 5 ग्लास जूस, मैंने एक दवाई मिला देना जो मैं बोलूं, और हाँ वह जूस अलग से मेरी डियर फैमिली को देना आप लोग, ठीक है? और यह बात आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे तक नहीं पहुंचने चाहिए। वहीं गेट के पास खड़ा रणबीर खुशी की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर वह वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है क्योंकि वह बेवकूफ़ इंसानों से बात नहीं करना चाहता था। वही जैसे ही रणवीर सीढ़ी पर चढ़कर जाने लगता है तभी कंचन उसके पास आकर रहती है रणवीर कैसे हो आप? और मेरी मासूम बेवकूफ़ बहाने आपको फिर से परेशान तो नहीं? मैंने उसे कितना समझने की कोशिश की लेकिन वह लड़की समझता ही नहीं, उसके दिमाग पर तो वरुण की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, वरुण के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। सब लोग समझ गए थे कि कंचन रणवीर को खुशी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी और रणवीर के चेहरे का गुस्सा देखकर कंचन खुश हो रही थी और पूरा परिवार परेशान है।
खुशी हाल में सबके लिए स्नैक्स और जूस लेकर आती है और सबको देता है और खुद वह ट्रे लेकर अपनी फैमिली के पास आकर बैठ जाती है। खुशी ने अपनी फैमिली के सामने मित्तल फैमिली से कोई बात नहीं करी थी क्योंकि वह अभी उन्हें यह नहीं जताना चाहती थी कि उनके रिलेशन मित्तल फैमिली के साथ सही हो गया है। रणबीर को खुशी पर डाउट हो रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वह देखना चाहता था कि आप खुशी कौन सी चल रही है उसके साथ, क्योंकि रणबीर को अभी भी पूरी तरीके से खुशी पर यकीन नहीं हुआ था क्योंकि एक रात में इंसान नहीं बदलता, नहीं उसकी फितरत बदलती है। रणबीर अपने कमरे में चला जाता है। वही सारे लोग स्नैक्स खाकर बैठे हुए थे, सब लोग आपस में लगे हुए थे। वहीं खुशी उन पांचों का चेहरा देखकर खुश हो रही थी क्योंकि थोड़ी ही देर में उनके साथ क्या होने वाला था वह खुद भी नहीं जानते। खुशी अपने मन में काउंट कर रही थी 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बूम। कभी अचानक से पोंचो के पेट में एक साथ दर्द उठाता है। वह एक दूसरे को देखकर जल्दी से खड़े होकर कहते हैं हम फिर कभी आएंगे, अभी हम चलते हैं। वह सब राजधानी की स्पीड से वहां से भाग जाते हैं। उनको ज्यादा देख खुशी पेट पकड़कर हंसने लगती है। वही सब लोग हैरानी से खुशी के चेहरे को देख रहे थे। जब खुशी को अपने ऊपर नजरें महसूस होती हैं तो वह सब की तरफ देखकर कहती है अब उन्हें यहाँ से भागना था तो कुछ तो मुझे करना था। तभी सीढ़ियों से पैरों की आवाज़ आती है तो सब लोग उधर देखते हैं जहां से रणबीर अपने डाक और एक के साथ नीचे आ रहा था। खुशी हाल में खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है मैं उन लोगों की हकीकत जान चुकी हूं और यह भी जान चुकी हूं कि यह लोग मेरी फैमिली नहीं है और बस मुझे ये जानना है कि यह सब लोग मेरे साथ यह सब कर क्यों रहे हैं। इसीलिए इन लोगों के सामने मैं आप लोगों से फैमिली की तरह रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उन्हें सतर्क नहीं करना चाहती, तो इन सब में आप सबको मेरा साथ देना होगा। रणबीर खुशी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो तुम नमन आहूजा की इंक्वायरी क्यों कर रही हो। खुशी रणबीर की तरफ देखकर कहती है क्योंकि मैं लोगों को बात करते सुना था, मेरी असली फैमिली आहूजा फैमिली है। इन लोगों ने मुझे किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था, बस ये जानना चाहती हूँ क्या वजह है इनके पास जो इन्होंने एक मासूम सी बच्ची को किडनैप किया और इतने सालों से उसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वही सबको खुशी की बात सही लगती है तो सब लोग इस प्लान में खुशी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुशी रणवीर की तरफ देखकर कहती है रणवीर मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग मेरा वेट कीजिए फिर साथ में डिनर करते हैं। खुशी अपने कमरे में जाकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये घर रणबीर, इस घर के लोग उसके लिए सच में बहुत पजेसिव थे, हर हाल में उसे बचाना जानते थे। रणबीर और उसकी फैमिली ने उसके लिए खुद की कुर्बानी देती थी, लेकिन उसने क्या किया, मरते वक्त उन्हें देखना भी नहीं आई थी। जिस समर से वह इतना चढ़ती है उसे समझने अपनी भाभी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन खुशी को समर की जान की कभी कीमत ही नहीं पता चली। अगर उसके साथ वह सपना होता तो वह कभी भी मित्तल फैमिली की मोहब्बत को समझ ही ना पाती और ना ही समझ पाती वह रणबीर की प्यार, उसके इश्क और जुनून को। 1 घंटे बाद खुशी नीचे आती है। खुशी की आंखें देखकर सब समझ गए थे कि खुशी रोकर आ रही है, लेकिन कोई भी उस सवाल नहीं करता क्योंकि हर किसी के लिए ये चौंका देने वाला था कि खुशी मेरा फैमिली की बेटी नहीं थी बल्कि उन्होंने उसे किडनैप किया था और हमेशा उनका इस्तेमाल किया। इसीलिए सबको यही लगता है कि खुशी थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताएगी तो शायद अच्छा महसूस करने लगे। रणबीर खुशी के चेहरे को देखकर अपने मन में कहता है जी जिसने तुम्हें दर्द दिया है ना बीवी उसे उसकी हस्ती मिटा देगा ये रणवीर मित्तल। और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी जिंदगी में आए तुम अपनी मर्जी से थी, लेकिन तुम्हें मेरे पास से जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि मेरा प्यार प्यार नहीं बल्कि जुनून, पागलपन और इश्क की इंतहा है। और आज तुमने मुझे अपने करीब करके मेरी उम्मीद को जो बंधा है ना, अब वह उम्मीद तुम तोड़ नहीं सकती। तुम तो उम्र के लिए रणवीर मित्तल की बन चुकी हो। रणबीर की आंखों में उसका जुनून, उसका पागलपन, उसके मोहब्बत की इम्तिहान दिखाई दे रही थी। वही समर अपने भाई की ऐसी नज़रों को देखकर अपना सर नीचे करके कहता है इनका पागलपन पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर कैसे सकता है। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं जैसे ही रणबीर अपने कमरे में पहुंचता है खुशी कूदकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और कहती है आप मुझसे नाराज हो। रणबीर एक शब्द में जवाब देता है नहीं। खुशी अचानक से ऐसा कुछ करती है जिसे महसूस कर रणबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या किया खुशी ने रणबीर के साथ जो रणबीर इतना हैरान हो गया, इतना परेशान हो गया। फायर रोमांस में खलल। फायर 5। रणबीर की आंखों में उसका जुनून, उसका पागलपन, उसके मोहब्बत की इम्तिहान दिखाई दे रही थी। वही समर अपने भाई की ऐसी नज़रों को देखकर अपना सर नीचे करके कहता है इनका पागलपन पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर कैसे सकता है। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं जैसे ही रणबीर अपने कमरे में पहुंचता है खुशी कूदकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और कहती है आप मुझसे नाराज हो। रणबीर एक शब्द में जवाब देता है नहीं। खुशी अचानक से अपनी नाजुक कोमल होठों को रणबीर के सख्त होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। रणबीर तो इतना हैरान था कि उसने तो कुछ रिएक्टिव ही नहीं किया था। जब खुशी देखी है कि रणबीर उसका साथ नहीं दे रहा है तो वह खुद को रणबीर से अलग करने की कोशिश करती है। तब तक रणबीर अपने सेंस में वापस आ चुका था और वह तुरंत ही खुशी को खुद से चिपकाकर उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाता है।
रणबीर खुशी को इस तरह किस कर रहा था जैसे आज के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी और उसे खुशी कभी नहीं मिलेगी, या शायद रणबीर का डर था या खुशी के लिए रणबीर की मोहब्बत, ये तो रणबीर ही जानता था। वही खुशी भी रणबीर का साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक से कोई गेट खोल अंदर आता है और अंदर के हाल देख तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है कि कोई और नहीं रणबीर का छोटा भाई समर था, जो ये देखने आया था कि उसका भाई और भाभी क्या कर रहे थे। लेकिन उन दोनों को इतना क्लोज किस करते थे, वहां से जल्दी से 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि वह जानता था अगर उसके भाई ने देख लिया तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। समर के वहां से जाते ही खुशी जल्दी से रणबीर से दूर हो जाती है। रणबीर खुशी को गुस्से में देखने लगता है तो खुशी अपने आप को रणबीर की बाहों में छुपा लेती है और कहती है कोई कमरे में आया था। रणबीर एक टक में जवाब देता है तुम्हारे पागल देवर के अलावा ये हरकतें कोई नहीं कर सकता। वही आया था और भाग भी गया, लेकिन इसकी सजा तो उसे मिलेगी क्योंकि वह बिना ना किया किसी के कमरे में नहीं जा सकता। रणबीर खुशी को खुद से अलग करके कहता है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद सोते हैं। नीचे हॉल में सब लोग हैरानी से समर को देख रहे थे, जो अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस ले रहा था। समर की बहन समर की तरफ हैरानी से देखकर कहती है क्या हुआ तुझे, क्यों कर रहा है जैसे तेरे पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो। समर खुद की सांसों को कंट्रोल करके कहता है आज मैं शेर की गुफा में घुस गया, वह भी बिना इसकी इजाजत के, और उसको रोमांस करते हुए देखा। अगर उसे शेर को पता चल जाता ना तो आज मेरा शिकार हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सब लोग उधर देखते हैं जहां रणबीर का सेक्रेटरी दक्ष खड़ा था। दक्ष को देखकर समर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख कहता है वैसे भाई की पूंछ तुम या क्या कर रहे हो, और वह भी रात के इस टाइम। दक्ष समर का हाथ अपने कंधे से हटकर कहता है जो रायता तुम अभी बस के कमरे में फैला कर आए हो ना, उसी का नतीजा है कि तुम्हें बॉस ने 1 महीने के लिए लंदन वाली ब्रांच संभालने के लिए भेजा है। टिकट ले आया हूँ, चुपचाप से अपना सामान पैक करके निकल जाओ, वरना सुबह बॉस तुम्हारे साथ क्या करेंगे तो मैं नहीं जानते। दक्ष की बात सुनकर समर के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वह हैरानी से दक्ष को देखकर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, भाई ने मुझे देखा ही नहीं। दक्ष मजाक उड़ाते हुए समर की तरफ देखकर कहता है तुम्हें लगता है कि उन डेविल ने तुम्हें देखा नहीं था, वह तो इंसान के कदमों से पहचान लेते हैं कि कौन है, और तुम तो साक्षात पूरा शरीर लेकर उनके कमरे में चले गए थे, तो तुम्हें उन्होंने नहीं पहचाना होगा और तुम्हारे चक्कर में मेरी नींद हराम कर दी उन्होंने। अब जल्दी से जाओ वरना तुम्हारे साथ में मुझे भी सूली पर लटका देंगे। समर बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी फैमिली की तरफ देखा है तो वहां पर कोई भी नहीं था। सब लोग वहां से 9-2-11 हो गए थे। दक्ष समर के पास आकर कहता है सब लोग जा चुके हैं और उनके कहने में तुमने जो रायता फैलाया ना उसे समय तो जाकर। समर दक्ष के पास आकर कहता है कुछ हो नहीं सकता बीच का। दक्ष अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है मुझे तो नहीं हो सकता, बॉस से बात कर लो जाकर। समर पर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दक्ष सोफे पर लेट जाता है। अभी दक्ष को सोफे पर लेते 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि कोई उसके चेहरे पर उंगली घुमाने लगता है। वह जल्दी से अपनी आंख खुलकर देखा है तो सामने शिविका खड़ी थी। शिविका रणवीर की बहन थी, उसके चाचा जी की बेटी। चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं है। रणवीर अपनी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता था तो वह शिविका है। दक्ष हड़बड़ाहट में सोफे पर से उठकर खड़ा हो जाता है। दक्ष के इस तरह दूर जाने से शिविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दक्ष की तरफ देखकर कहती है कब तक मेरे प्यार को ठुकराते रहोगे दक्ष, ऐसा ना हो कि एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊं और तब जाकर तुम्हें एहसास हो कि मुझे ज्यादा प्यार तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दक्ष अपनी नजरें फेर लेता है। दक्ष के इस तरह नजरें फेरने से शिविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शिविका के जाते ही दक्ष उसे तरफ देखा है जहां अभी अभी शिविका गई थी। दक्ष अपने मन में बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं शिविका, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ बॉस से मांग सकूं। रणबीर और खुशी का कमरा। खुशी कपड़े चेंज करके बेड पर लेटी हुई थी। रणबीर भी उसके पास आकर लेट जाता है। खुशी खिसक कर रणबीर के करीब जाकर उसके सीने पर अपना असर रख लेती है। रणबीर के दिल में एक खुशी की लहर भी थी, लेकिन मुझे भी जानता था कि अगर यह सब खुशी की कोई चलाया नाटक हुआ तो उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है। खुशी गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन रणबीर की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वह भी यह सब सो ही रहा था कि तभी उसे खुशी की नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज़, मेरे रणबीर को कुछ मत करो। हाँ प्यार करती हूँ, मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ। रणबीर खुशी को अपने सीने से चिपक लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। रणबीर का एहसास पाकर खुशी शांत हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। अचानक से खुशी ऐसा शब्द बोलती है कि रणबीर गुस्से में पागल हो जाता है। रिबर्थ एक किस्मत फायर 6। रणबीर खुशी को अपने सीने से चिपक लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। रणबीर का एहसास पाकर खुशी शांत हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। अचानक से खुशी ऐसा शब्द बोलती है कि रणबीर गुस्से में पागल हो जाता है। अचानक रणबीर के कानों में खुशी के एक बार फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहां वह बोल रही थी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी इज्जत के साथ जुगाड़ मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये शब्द सुनकर रणबीर का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो चुका था। वह खुशी को अपनी बाहों में ऐसे भर लेता है जैसे अगर उसने छोड़ा तो कोई खुशी को उससे दूर कर देगा। रणबीर की आंखों में गुस्सा, नफरत, जाने कौन कौन सी भावनाएं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी जान को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। वह तुरंत अपना फ़ोन उठाकर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और धीमी आवाज़ में उसे बोलना है कि वह तुरंत के तुरंत पता लगे कि खुशी के साथ उन दिनों क्या हुआ था जब वह इंडिया से बाहर था।
रणबीर कितनी भयानक आवाज़ सुनकर ही असिस्टेंट की हालत ख़राब हो गई थी और वह जल्दी से ओके बॉस बोलकर कॉल कट कर देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था उसकी एक गलती उसकी ज़िंदगी के लिए भारी पड़ जाए क्योंकि वह जानता था उसके मुंह से निकला एक एक शब्द उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता था। रणबीर खुशी को शांत करने के लिए उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे खुशी की भी नींद खुल जाती है और वह अपने सामने रणबीर का हैंडसम चेहरा देख उसका साथ देने लगती है। किस करते करते हैं वह उसे अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है जिससे खुशी अब पूरी तरह से बेचैन हो गई थी। वह कसकर रणवीर के बालों को पकड़ लेते हैं। वही रणवीर एक उभार को अपने मुंह में लेकर शक और बाइट कर रहा था तो वहीं दूसरे को अपने हाथ से प्रेस कर रहा था। उससे यह फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। फिर रणवीर उसके लेफ्ट साइड के उभार को अपने मुंह में लेता है और राइट साइड के इसको दबाने लगता है। तभी उसके कानों में खुशी की कापती आवाज़ आती हो जो कह रही थी आह प्लीज़ स्टॉप इट प्लीज़ आई कांट टेक इट एनीमोर प्लीज़ शी माँ। रणवीर अब और खुद को नहीं रोक पाता इसीलिए वह खुशी को कमर से उठाता है और खुशी के दोनों पैरों को अपने कमर के चारों ओर लपेट देता है। खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस दौरान दोनों की किस एक बार भी ब्रेक नहीं होती। बेड पर आकर भी दोनों लगातार किस कर रहे थे। जब खुशी सांस लेने में दिक्कत हुई तब रणवीर ने उसे छोड़ा और फिर उसके गर्दन पर कॉलर बोन पर क्लीवेज पर किस करते हुए उसके पेट पर आ गया था और वहां किस कर रहा था। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ता है और उसके हाथ अब खुशी के निचले बॉडी को सहला रहे थे जिससे खुशी अपने एक हाथ से रणवीर का वह हाथ पकड़ लेती है जिससे वह उसका प्राइवेट पार्ट सहला रहा था। रणवीर अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसलिए वह खुशी का हाथ पकड़कर दूर करता है और खुशी की इनवे भी निकाल कर फेंक देता है। खुशी अब पूरी तरह से बिना कपड़ों के उसके सामने बेड पर लेटी हुई थी। कभी उसके पेट पर किस करते हुए वापस उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है और उसके साथ फोरप्ले करने लगता है। खुशी उसे बार बार रुकने के लिए कह रही थी पर कभी नहीं रुकता। वह उसके उभार पर किस और बाइट करते हो उसके साथ परेशान कर रहा था। अब रणवीर भी अपनी लिमिट तक आ गया था इसलिए उसने परेशान बंद कर दिया और खुशी के ऊपर से उठकर बैठ गया। मैं लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। अब जाकर उसे राहत की सांस लेती है। वह अपने सामने खड़े उस चार्मिंग और हैंडस आदमी को देख रही थी। उसकी बॉडी खुशी को अट्रैक्ट कर रही थी। रणवीर भी देखता है कि खुशी की नज़र उसके बॉडी पर है तो उसे अपनी बॉडी पर घमंड होने लगता है। वह खुशी के सामने ही अपनी बॉडी पर बचे हुए सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है। ये देखकर खुशी को बहुत शर्म आती है और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर लेती है। रणवीर ब्लैंकेट खुद पर और खुशी के ऊपर और कर खुशी के ऊपर आ जाता है और फिर एक बार उसे किस और बाइट करने लगता। वह अपने पैरों से वह खुशी के पैरों को अलग करके उनकी बीचों बीच आ जाता और खुशी के ऊपर लेटकर उसे किस करने लगता है। अब तक रणवीर भी अपनी लिमिट तक आ चुका था। खुशी को अपने नीचे कुछ बहुत कठोर और लंबी चीज़ महसूस होती है और जब उसे समझ में आता है वह क्या है तो उसकी आंखों में एक डर दिखाई देने लगता ये देखकर कभी उसके चेहरे को अपने हाथ में लेता है और उसके होठों पर वापस से जेंटली किस करने लगता है। वही खुद को और खुशी को अच्छे से एडजस्ट करते हैं कि बात वह खुशी के दोनों हाथों को अपने हाथों के साथ इंटरलॉक करता है। खुशी की आंखों में देखते हुए उसे किस करने लगता है। अचानक खुशी को नीचे दर्द होने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बड़ी चीज़ ज़बरदस्ती उसके अंदर जा रही हो। उसकी आंखें बड़ी होने लगती है। वही रणवीर सब समझ रहा था बस उसकी आंखों में देखते थे। धीरे धीरे उसके बॉडी में एंटर हो रहा था। उसे ऐसा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वह फर्स्ट रेस्टेड हो रहा था इसीलिए उसने थोड़ा ही सी पावर का यूज़ करते हुए खुद को जोर से पुश कर खुशी के अंदर पूरी तरह से इंटर हो गया। वही खुशी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चीखना चाहती थी पर रणवीर ने उसकी चीख उसके गले में ही बंद कर दी थी। कभी थोड़ी देर तक कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। उसी तरह वो खुशी को किस करते रहता है ताकि उसका पेन कम हो जाए और थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है। खुशी को बहुत दर्द हो रहा था। ये बात रणवीर को भी समझ आ रही है। वह अब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वाइल्ड हो रहा था। उसके स्पीड बढ़ाने से खुशी को और पेन हो रहा था। रिबर्थ एक किस्मत फायर 7। खुशी को बहुत दर्द हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चीखना चाहती थी पर रणवीर ने उसकी चीख उसके गले में ही बंद कर दी थी। कभी थोड़ी देर तक कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। उसी तरह वो खुशी को किस करते रहता है ताकि उसका पेन कम हो जाए और थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है। खुशी को बहुत दर्द हो रहा था। ये बात रणवीर को भी समझ आ रही है। वह अब धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वाइल्ड हो रहा था। उसके स्पीड बढ़ाने से खुशी को और पेन हो रहा था लेकिन खुशी इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि ये दर्द उसे उसका पति, उसकी मोहब्बत, उसका सब कुछ दे रहा था। धीरे धीरे खुशी से जब तक बर्दाश्त नहीं होता है तो वह रणबीर को रुकने के लिए बहुत बोलती है लेकिन आज तो रणबीर पर खुशी का नशा इस कदर छाया हुआ था कि वह खुशी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रात 3 बजे से चला ये सिलसिला सुबह की 10 बजे तक इस तरह चलता रहता है। कोई भी रणवीर और खुशी के कमरे के आसपास नहीं आया था क्योंकि यह पूरा फ्लोर रणवीर का था और रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बिना इसकी इजाज़त के उसके कमरे तो क्या उसे फ्लोर पर भी। और रणवीर सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाया करता था और देर रात आया करता था लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रणवीर राजघर पर ही था क्योंकि वह खुशी के साथ अपनी जरूरी लम्हों को बिता रहा था। सुबह के 10 बजे जाकर रणबीर खुशी के बगल में लेट जाता है। खुशी तो तुरंत ही गहरी नींद में चली जाती है लेकिन रणबीर को नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज उसके दिल में एक सुकून था। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि आप उसकी बीवी सिर्फ उसकी है। अब उसकी खुशी उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी क्योंकि खुशी ने उसे एक पति होने के सारे अधिकार दे दिए थे।
रणबीर काफी देर तक खुशी को ऐसे ही निहारता रहता है और फिर उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह 7 बजे से रणबीर का फोन जाने कितनी बार बजकर बंद हो चुका था, क्योंकि फोन साइलेंट था इसीलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ सारे शहर में हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि रणबीर की एक फोटो हद से ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें रणबीर ने एक लड़की को खुद की बाहों में उठा रखा था। उसे लड़की का फेस क्लियर नहीं था। जो भी रिपोर्टर ने वह फोटो खींची थी वह रणबीर की बाहों में मौजूद लड़की का फेस नहीं ले पाया था, लेकिन दूसरे रणबीर का फेस बहुत अच्छे से लिया था। सारी दुनिया में यह न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि मशहूर बिजनेस टाइकून रणवीर मित्तल एक लड़की के साथ पाए गए। दोनों का क्या रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या वह लड़की रणवीर को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी ही न्यूज़ हर जगह टेलीकास्ट हो रही थी। इन सारी खबरों से बेखबर रणबीर और खुशी अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था। उनकी फैमिली, उनके दोस्त, सब लोग ये खबर देखकर डरे हुए थे, और सबसे ज्यादा अगर कोई गुस्से में था तो वह थी खुशी की बचपन की फ्रेंड सुहाना। वह इस वक्त गुस्से में बौखलाई हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रणबीर उसकी दोस्त को छोड़ किसी और लड़की के पास जाएगा। भले ही सुहाना जानती थी कि रणबीर और खुशी के बीच कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि कभी भी खुशी ने रणबीर को अपना नहीं माना था, लेकिन फिर भी वह अपनी दोस्त के पति को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही न्यूज़ खेलते हुए शाम के 7 बज जाते हैं। धीरे धीरे खुशी की नींद खुलती है। जब वह अपनी आंखें चारों तरफ घूमती है तो खुद को शिद्दत से देखते रणबीर को पाती है। रणबीर को अपनी तरफ इतनी प्यार भरी नज़रों से देखा था। खुशी अपनी नज़रें झुका लेती है। रणबीर खुशी को अच्छे से अपनी बाहों में एडजस्ट करके बोलता है, क्या हुआ, शर्मा रही है? लेकिन खुशी कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप रणबीर की बाहों में ऐसे ही बैठी रहती है, क्योंकि खुशी को एहसास था कि इस वक्त उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था और नहीं रणबीर ने कोई कपड़ा पहना था, तो वह कैसे रणबीर को फेस कर सकती थी। रणबीर खुशी की झिझक और शर्म को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था, इसीलिए वह ज़्यादा कुछ नहीं कहता और खुशी को अपनी बाहों में उठा वॉशरूम में चला जाता है। खुशी को महसूस हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं रहती। रणबीर वेटटब में खुशी को लिटा देता है, जिसमें ऑटोमेटिकली ही गर्म पानी भरने लगता है। खुशी को कुछ हद तक आराम मिल रहा था, क्योंकि खुशी और रणबीर दोनों का ये फर्स्ट टाइम था, तो दोनों को ही दर्द हो रहा था। लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों को ये दर्द कुछ ज़्यादा होता है, कहीं लड़कों को ये दर्द कुछ कम मात्रा में होता है। खुशी वेटटब में आराम से आंखें बंद कर हुए लेट हुई थी। वहीं रणबीर शावर के नीचे खड़ा शावर ले रहा था। रणबीर को अपने और खुशी के साथ बिताए हर वह लम्हा याद आने लगते हैं, और रणबीर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है, और वह अपनी आंखों को बंद कर अपने उंगलियों को अपने बालों में फंसा उन्हें ऊपर करते हुए कहता है, बीवी, आप मुझसे दूर जाने की तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कल तुमने खुद पर मुझे अधिकार देकर सारे रास्तों को खुद ही बंद कर दिया है। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में सब लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रणबीर की बाहों में ये लड़की कौन है। तभी रणबीर का भाई समर कहता है, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप ये फोटोज जरा ध्यान से देखो, यह भाभी हैं और कोई नहीं है। देखो, भाभी के हाथ में जो चूड़ा है, यही चूड़ा तो कल भाभी ने पहना था, और से यही ड्रेस भाभी ने कल पहनी थी। तो जिसने भी यह फोटो वायरल की है उसने जानबूझकर भाभी के चेहरे को ब्लर रखा है, जिससे भाभी और भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और यह कौन कर सकता है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ज़्यादा ओवरथिंक या ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तक भाई खुद इस मैटर में कुछ नहीं करते हैं। हम लोग उनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते, वरना वह हम सब के साथ क्या करेंगे हम सभी नहीं जानते। समर की बात सबको सही लगती है। तभी सुहाना समर के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अगर यह मेरी खुशी नहीं हुई ना, और अगर तुम्हारे भाई ने मेरी खुशी को चीट किया, तो आई स्वेयर समर, मैं खुशी को लेकर गायब हो जाऊंगी, और तुम और तुम्हारा वह जंगली भाई कभी भी मेरी खुशी तक पहुंच नहीं पाओगे। याद रखना मेरी बात को। समर अपनी आंखों में गुस्सा लाकर सुहाना की तरफ देखकर कहता है, खुद तो अपनी मोहब्बत के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए, और मुझे सिखा रही हैं जो स्टैंड तुम अपनी दोस्ती में लेती हो ना। अगर यही स्टैंड तुमने 1% भी हमारे रिश्ते में लिया होता ना सुहाना, तो आज हम दोनों साथ होते, जो एक दूसरे के बिना जिंदगी नहीं बिता रहे होते। मेरे इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक हारा हुआ समर छुपा है, जो अपनी ही मोहब्बत को, अपनी मोहब्बत का यकीन ना दिल पाया। अपने दिल की बात कहे समर वहां से चला जाता है। समर के जाते ही सुहाना की आंखों में आंसू की कुछ बंदे दिखाई देती हैं, लेकिन वह आंसुओं को अपनी आंखों से बाहर नहीं आने देती। रणबीर अब खुशी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। खुशी को अच्छे से शावर दिलकर वह से कमरे में लाकर बेड पर लेट देता है, क्योंकि तब तक रणबीर का रोबोट, जो रणबीर ने खास अपने लिए बनाया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जो सिर्फ इस फूल और पर ही मौजूद था और इस फ्लो का सारा काम सही करता था, इसलिए रणबीर के कमरे से जाते ही वह पूरे तरीके से कमरे को साफ कर चुका था। बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया था उसने। खुशी रणबीर की तरफ देखती है। रणबीर क्लोजेट में से खुशी के कपड़े लाकर उसे पहनकर खुद भी अपने कपड़े पहनने के लिए क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। तभी एक बार फिर रणबीर का फोन वाइब्रेट होता है, और साइड टेबल पर रखा था, इसीलिए खुशी फोन देख लेती है और जल्दी से उसे फोन को उठा अपने कान पर लगती है। तभी दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है, रिबर्थ एक किस्मत फायर 8।
रणबीर अब खुशी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। खुशी को अच्छे से शावत दिलकर वह से कमरे में लाकर बेड पर लेट देता है, क्योंकि तब तक रणबीर का रोबोट जो रणबीर ने खास अपने लिए बनाया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जो सिर्फ इस फूल और पर ही मौजूद था और इस फ्लो का सारा काम सही करता था, इसलिए रणबीर के कमरे से जाते ही वह पूरे तरीके से कमरे को साफ कर चुका था, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया था उसने। खुशी रणबीर की तरफ देखती है। रणबीर क्लोजेट में से खुशी के कपड़े लाकर उसे पहनकर खुद भी अपने कपड़े पहनने के लिए क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। तभी एक बार फिर रणबीर का फोन वाइब्रेट होता है और साइड टेबल पर रखा था, इसीलिए खुशी फोन देख लेती है और जल्दी से उसे फोन को उठा अपने कान पर लगती है। तभी दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है। सामने से रणबीर के मैनेजर की आवाज आती है, सर आपका फोटो बहुत वायरल हो रही है, प्लीज आप जल्दी बताइए मैं क्या करना है, क्योंकि हमारी पर टीम आपके बिना कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। प्लीज सर, इससे आपकी इमेज पर बहुत असर पड़ रहा है और अगर मैडम को इस बारे में पता चला तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, प्लीज सर जल्दी कीजिए। मैनेजर के कानों में अचानक से खुशी की आवाज़ पड़ती है, उसकी फ़ोटो है, अभी के अभी भेजो और हाँ यार टीम से बोलो कि वह रेडी रहे, मैं फ़ोटो देखने के साथ बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। वही अपनी मैडम की आवाज़ सुनकर मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैनेजर बहुत अच्छे से जानता था कि रणबीर अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है और उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैनेजर जल्दी से उसे तस्वीर का लिंक खुशी को सेंड कर देता है। खुशी जब उसे तस्वीर को देखते हैं तो वह समझ जाती है कि यह तस्वीर उन दोनों की ही है, इसलिए वह तुरंत मैनेजर को फ़ोन करके कहती है, ये तस्वीर मेरी और तुम्हारे सर की है, तो तुम्हें अनाउंसमेंट कर दो कि जो लड़की रणवीर मित्तल की बाहों में है वह रणवीर मित्तल की पत्नी है। मैनेजर खुशी की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह खुशी थी जो अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, वरना अब तक रणबीर तो कब का अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर चुका होगा, लेकिन आज मैनेजर को बहुत खुशी हो रही थी। खुशी की बात सुनकर मैनेजर ओके मैडम बोलकर कॉल कर देता है और जल्दी एक खबर फिर से लोगों तक पहुंच चुकी थी। रणवीर मित्तल की बाहों में जो लड़की है वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर मित्तल की पत्नी खुशी मित्तल है। कुछ ही पलों में इस खबर में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रणबीर निकल गया था। हार्टलेस इंसान किसी से शादी करके मोहब्बत भी कर सकता है, लेकिन सब जान चुके थे कि उन्होंने जो कमेंट इस फोटो पर किए थे वह बहुत ही जल्दी लोग अपने कमेंट को डिलीट करके अच्छे कमेंट करने लग जाते हैं। और कैसा है ये बात लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और किसी को भी अपनी जिंदगी पर बात करने का कोई शौक नहीं था। रणबीर जब शावर लेकर बाहर आता है तो देखा है खुशी उसके फ़ोन में लगी हुई थी। ये देखकर रणबीर क्लोजेट की तरफ चला जाता है, क्योंकि रणबीर के पास खुशी से छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए खुशी के हाथ में अपना फ़ोन देखकर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। 5 मिनट बाद जल्दी तैयार होकर जैसे ही बेड के पास आता है, खुशी उसे उसका फ़ोन दिखती है। वह खबर देखकर रणबीर की आंखें हारने से बड़ी हो जाती है। खुशी पीछे से रणबीर को अपनी बाहों में भरकर अपना चेहरा रणबीर की पीठ पर टिक कर रहती है, मैं ठीक किया नाल। रणबीर घूमकर खुशी को अपने सीने से लगाकर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक किया और आगे भी तुम्हें जो ठीक लगे तुम करना, और एक बात, कभी भी किसी के आगे झुकना मत। अगर तुम किसी को जान से मार कर भी आ जाओगी ना, तब भी मैं तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन कभी किसी के आगे खुद की नज़रें में झुकना, चाहे गलती तुम्हारी हो और चाहे गलती तुम्हारी ना हो, लेकिन रणवीर मित्तल की बीवी किसी के आगे झुकेगी नहीं, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना। खुशी की आंखों में नमी आ जाती है। वह सोचने लगती है अपने पिछले जीवन में उसने रणवीर पर ध्यान क्यों नहीं दिया, वह से कितनी मोहब्बत करता है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, खुशी के हर फैसले में उसके साथ है, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन वह कभी खुशी से सवाल जवाब नहीं करता। वह क्या ही चाहता था, खुशी से सिर्फ उसका वक्त, उसकी मोहब्बत, लेकिन पिछले जीवन में खुशियों से वह भी नहीं दे पाई थी। क्या वह अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि वह इतनी सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान को छोड़कर उसे 2 कौड़ी के आदमी के पास चली गई थी। खुशी के दिमाग में फिर नमन आहूजा का ख्याल आता है। खुशी रणवीर की तरफ देखकर कहती है, मैं चाहती हूँ क्या अपना माना गुस्सा और मेरा डीएनए टेस्ट करवा, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरी सो कॉल्ड फैमिली ने मुझे किडनैप किया था, हो सकता है नमन आहूजा और आहूजा फैमिली मेरी अपनी फैमिली हो। रणवीर खुशी के माथे को चूम कर कहता है, तुमने बोला मैंने कर दिया, कल शाम को रिपोर्ट तुम्हारे हाथों में होगी, और हाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन तुम करवाना चाहती हो वह भी तुम्हारे हाथ में होगी, फिक्र मत करो। खुशी रणवीर की तरफ अपने हाथ करके कहती है, मुझे नीचे लेकर चलो, मुझे चला नहीं जा रहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी खुशी रणवीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के बोलते हैं, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं रणवीर, अपनी इस मुस्कुरा को कभी किसी के लिए खत्म मत करना, और एक बात, हमेशा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करना, हमेशा सिर्फ मेरे बनकर रहना, इसके अलावा मुझे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए वीरल। रणवीर खुशी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, एक बार फिर बोलो तुमने क्या बोला। खुशी रणवीर की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, फिर खुशी के वीरल। रणवीर खुश होकर खुशी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। वही उसके ऐसे चूमने से खुशी की आंखों में फिर से एक नमी आ जाती है। रणवीर खुशी को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अचानक से कोई धमकी आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। कौन गिरा? रणवीर और खुशी को एक साथ देखकर क्या यह आने वाले खतरे का अंदेशा है या कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आज इस एपिसोड पर 10+ कमेंट होते हैं तो एक रीबर्थ, एक किस्मत, फायर 9। खुशी रणवीर की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, फिर खुशी के वीरल। रणवीर खुश होकर खुशी के पूरे चेहरे को चूमने लगता है। वही उसके ऐसे चूमने से खुशी की आंखों में फिर से एक नमी आ जाती है।
रणबीर खुशी को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अचानक से कोई धमकी आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर सब लोग उधर देखते हैं तो वहां पर रणबीर का खास दोस्त वेदांश अग्निहोत्री गिरा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ था खड़ूस रणबीर मित्तल किसी की इतनी करे कर सकता है। आइए जानते हैं वेदांश अग्निहोत्री के बारे में। मित्तल कॉरपोरेशन के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली अग्निहोत्री कॉरपोरेशन का सीईओ है वेदांश अग्निहोत्री। वेदांश और रणबीर बचपन के दोस्त हैं, दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं है, दोनों एक दूसरे की सीक्रेट आइडेंटिटी से भी वाकिफ है और एक दूसरे की क्रुएलिटी से भी। जहां रणबीर हमेशा ही लो प्रोफाइल रहता है, उसे कम बोलना पसंद है और उसका और आप खतरनाक है, वहीं दूसरी तरफ है वेदांश अग्निहोत्री। वेदांश रणबीर से बिल्कुल उलट है, वह हमेशा शरारत करता हंस मुस्कुराता रहता है, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी एक दर्द भरी कहानी है। रणबीर नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खींच उसे पर खुशी को बिठाकर वेदांश की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो उठने का कष्ट करोगे। रणबीर की इतनी भयानक आवाज सुनकर सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। तभी रणबीर की बहन उसकी तरफ देखकर कहती है, भाई आज की न्यूज़ देखी आपने? रणबीर बिना अपनी बहन की तरफ देख कहता है, कोयल अपने काम से कम रखो, क्योंकि रणबीर मित्तल की कोई भी न्यूज़ बिना उसकी मर्जी के वायरल नहीं हो सकती। यह बात हमेशा याद रखना। और हाँ, उससे फोटो में तुम्हारी भाभी थी इसीलिए वह न्यूज़ वायरल हुई, वरना किसी की इतनी औकात नहीं जो रणबीर मित्तल की बिना इजाज़त के उसकी एक नाखून की भी फोटो ले सके। वह फोटो मैंने खुद खींच जाने दी और मैं खुद से वायरल होने दिया। ठीक है, अब इस बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, सब लोग चुपचाप डिनर करो। सब लोग चुपचाप अपना डिनर करते हैं। उसके बाद सब लोग हाल में जाकर बैठ जाते हैं। कविता जी वेदांश की तरफ देखकर कहती हैं, कब तक उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी बिताने का इरादा है तुम्हारा? वह मेरी बेटी थी, उसके जाने का मुझे भी दुख है वेदांश, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर लोगे। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, 3 महीने की शादी थी तुम दोनों की और 3 महीने में एक दूसरे को जान भी नहीं होंगे तुम अच्छे से। कविता जी की बात सुनकर वेदांश का चेहरा अचानक से इमोशनलेस हो जाता है और वह एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ कविता जी की तरफ देखकर कहता है, माँ मेरी शादी चाहे 3 महीने की थी, ये 3 जन्म की, लेकिन मेरी जिंदगी में पाखी की जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, भले ही उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मैं तो उसे बचपन से चाहता था ना, वह उसकी जगह मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दे सकता और आज के बाद मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में कोई बात डिस्कस करें। कविता जी वेदांश की बात सुनकर शांत रह जाती हैं। कौन है पाखी और क्या रिश्ता था उसका वेदांश से, ये तो आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बैक टू स्टोरी। वेदांश रणवीर की तरफ देखकर कहता है, तेरे और भाभी के बीच अगर सब कुछ ठीक हो गया था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? रणबीर खा जाने वाली नज़रों से वेदांश को देखकर कहता है, क्यों मैं अपनी पर्सनल लाइफ की सारी न्यूज़ तो उसे शेयर करूं? रणबीर की बात सुनकर वेदांश चुप रह जाता है। वही सब लोग धीरे धीरे अपने कमरे में चले जाते हैं। रणबीर वेदांश को स्टडी रूम में आने का इशारा करता है और खुद खुशी को अपनी बाहों में भर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रणबीर खुशी को आराम से बिस्तर पर लेटकर उसके माथे को चुनकर कहता है, रेस्ट करो, थक गई हो? मुझे वेदांश से कुछ जरूरी काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और हाँ, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना वरना मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा और तुम 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगी। रणबीर की इतनी बेशर्मी भारी धामकी सुनकर खुशी का चेहरा लाल पड़ जाता है और वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा है। वह चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। एसी का टेम्परेचर सेट करके अच्छे से खुशी को ब्लैंकेट उड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। रणबीर ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था कि खुशी वहां से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। वही खुशी के दिमाग में वेदांश का चेहरा आ रहा था और उसे अपने पिछले जन्म की कुछ हल्कियां याद आ रही थी। खुशी जानती थी कि वेदांश और रणबीर सबसे सच्चाई छुपा रहे हैं। पाखी मेरी नहीं थी, बल्कि वह किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी शादी के 3 महीने बाद, और मित्तल फैमिली की बदनामी ना हो इसीलिए वेदांश और रणबीर ने मिलकर यह सारा नाटक रचा था। वह सब कुछ जानती थी और यह भी जानती थी कि थोड़े वक्त बाद पाखी वापस लौट कर आने वाली है। खुशी अभी अपनी यादों में ही गम थी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब पाखी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह लड़का पाखी को छोड़कर चला जाता है। बाकी अब फतेह हाल हो चुकी थी इसीलिए वह वापस आ जाती है, लेकिन सबको वह झूठी कहानी सुना देती है और वेदांश को मजबूरी में बाकी को अपने साथ रखना पड़ता है। खुशी अभी अपनी यादों में ही गम थी, तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। खुशी अपने चेहरे को ऊपर कर आसमान की तरफ देखकर कहती है, ऊपर वाले ही महादेव, आप तो जानते हैं ना, पाखी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे ये परिवार है। वह इस परिवार के लिए एक श्राप है, वह इस पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए आएगी। और मैं ये भी जानती हूँ वेदांश और कोयल के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इजहार नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ कर दो ना महादेव की पाखी के आने से पहले वेदांश और कोयल की शादी हो जाए, क्योंकि पाखी के आने के बाद मजबूरी में ही वेदांश को पाखी को अपनाना पड़ता है और कोयल की शादी कहीं और हो जाती है। लेकिन कोयल वेदांश के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसके पति का बाहर अफेयर चल गया था और इस चक्कर में उसने कोयल को जान से मार दिया था। और इन सब में रणबीर अपनी दोनों बहनों के बीच फंस चुका था, इसीलिए वह पाखी का साथ देता है और कोयल की मौत को एक हादसा बात कर वहीं छोड़ देता है। लेकिन जब रणबीर को पाखी की हकीकत पता चली थी तो रणबीर पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि कोयल के पति का जिसके साथ अफेयर था वह कोई और नहीं परखी थी। खुशी अपनी ही यादों में घूमी थी और धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को याद करते हुए वह गहरी नींद में चली जाती है।
स्टडी रूम में रणबीर और वेदांश एक दूसरे के सामने बैठे थे। रणबीर वेदांश की तरफ देखकर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम फैमिली वालों को पाकी की सच्चाई बता दो, सबको बता दो कि वह किसी और के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। वह दुनिया से नहीं गई बल्कि तुम्हें छोड़कर दूसरे देश भाग गई है। वेदांश अपनी आंखों में कठोरता आदि हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि उसके किए गए कर्म की वजह से माँ पापा दादा दादी किसी को भी दर्द तकलीफ हो। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। अचानक से बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों लोग जब बाहर जाकर देखते हैं तो कोयल अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। वह लड़खड़ा रही थी। रणबीर जल्दी से जाकर कोयल को थाम लेता है और कहता है, तुमने ड्रिंक किया है? कोयल रणबीर को अपने पास देखकर एकदम से हड़बड़ा जाती है और कहती है, नहीं भाई, मैं ड्रिंक नहीं किया, मैंने तो आपका जूस पिया था जो आपने अपने स्टडी रूम में रखा था। मैंने तो ड्रिंक नहीं किया, आपको पता है ना कोयल अच्छी बच्ची है, वह ड्रिंक नहीं करती। रणबीर वेदांश की तरफ देखकर कहता है, इसे इसके कमरे तक छोड़कर आओ, तब तक मैं खुशी को देखता हूँ वह सो रही है या जाग रही है। रणबीर वेदांश के दिल से अनजान नहीं था, इसीलिए वह चाहता था नाश्ते में ही सही कोयल अपने दिल की बात वेदांश को बता दे और उसके दोस्त और उसकी बहन की जिंदगी सुधर जाए। एक लड़की की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। अचानक से कोयल ऐसा कुछ करती है कि वेदांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रिबर्थ एक किस्मत फायर 10। रणबीर वेदांश की तरफ देखकर कहता है, इसे इसके कमरे तक छोड़कर आओ, तब तक मैं खुशी को देखता हूँ वह सो रही है या जाग रही है। रणबीर वेदांश के दिल से अनजान नहीं था, इसीलिए वह चाहता था नशे में ही सही कोयल अपने दिल की बात वेदांश को बता दे और उसके दोस्त और उसकी बहन की जिंदगी सुधर जाए। एक लड़की की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। वेदांश जैसे ही कोयल को अपनी बाहों में उठा उसके कमरे की तरफ जाता है, वैसे ही कोयल जल्दी से वेदांश के लोगों को अपने लबों की कैद में कर लेती है। कोयल ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि वेदांश को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। कोयल की हरकत पर जब वेदांश अपने सेंस में वापस आता है, वह झटके में कोयल को उठाकर उसके बेड पर फेंक देता है और गुस्से में उसके जबड़े को पकड़कर कहता है, तुम अपने भाई को बेवकूफ़ बना सकती हो नशे की एक्टिंग करके, मुझे नहीं, तुम्हारी हर एक राग से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता, इसलिए मेरे ख्वाब देखना बंद करो। कोयल आराम से बेड पर से उठकर खड़ी हो जाती है और वेदांश के पास जाकर रहती है, मैं प्यार करती हूँ आपसे वेदांश जी। वेदांश गुस्से में कोयल की तरफ देखकर कहता है, तो मैं शर्म नहीं आती अपने जीजा से इस तरह की बात करते हुए, और सच में तुम्हारी हरकतें देखकर ना मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम रणबीर की बहन हो। कोयल वेदांश के पास जाकर रहती है, मुझे अपना लीजिए वेदांश जी, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। वेदांश कोयल से 2 कदम दूर है जाता है एल और गुस्से में कोयल की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मैं इतनी लड़कियों से मिला लेकिन तुम्हारे अंदर यह बेशर्मी की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या कोई भी अच्छे घर का लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। कोयल वेदांश के कदमों में बैठकर वेदांश के पर को पढ़कर रहती है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती, कहाँ गए मेरे वह वेद जी जो मेरी छोटी सी खरोच पर भी बौखला जाते थे, आज आपको मेरे दिल का दर्द दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं कितने दर्द में हूँ। वेदांश अपने पैर को झटका से कोयल के हाथ से छुड़ा लेता है और गुस्से में कोयल के बालों को मुट्ठी में पकड़कर कहता है, कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो कोयल, तुम्हें देखकर मुझे नफरत होने लगी है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और आप सम्मान जैसी कोई चीज़ ही नहीं बची है। अरे तुम प्यार की भीख मांग रही हो मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर मैं तुम्हें भीख में अपना भी लूँ तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? वेदांश कोयल से ये सब कुछ कहे जरूर रहा था लेकिन उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। वेदांश जानता था अगर आज वह खुद को मजबूत नहीं करेगा तो आगे चलकर कोयल की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी और वह ऐसा कभी नहीं चाहता था। कोयल उठकर खड़ी हो जाती है और अपने आंखों से आंसू साफ करके बोलता है, ठीक है वेदांश जी, आज के बाद मैं कोयल मित्तल आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आपने सही कहा, अगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर आपको पालूंगी तभी मैं आपके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। वेदांश अग्निहोत्री, मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप मेरे पास भी आना चाहोगे ना तभी आ नहीं पाओगे, और आज के बाद मैं आपके आगे कभी नहीं आऊंगी। अब आप एक नई कोयल को देखेंगे जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा, वह भी आपकी तरह एक हार्टलेस परसों होगी। जैसे आज आपने मेरा दिल तोड़ा है ना, ऐसे ही एक दिन आपको आपके कहे गए इन शब्दों पर अफसोस होगा। यह वचन है मेरा आपसे। वेदांश अपने कठोर चेहरे के साथ बिना किसी एक्सप्रेशन के कोयल के चेहरे को देख रहा था, जैसे वह कोयल के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कोयल बिना वेदांश को देख रहती है, आप मेरे कमरे से जा सकते हैं और आज के बाद इस कमरे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप भाई के दोस्त हैं तो उन तक ही रहिए। कोयल वेदांश का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे से बाहर करके कमरे के गेट को अंदर से बंद कर लेती है, वहीं गेट के सहारे बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। वहीं इस गेट के दूसरी तरफ वेदांश भी उसे गेट से पीठ टेक कर बैठ जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू थे लेकिन आज उसने कोयल का दिल बहुत बेरहमी से तोड़ा था और शायद अब वह दिल कभी जोड़ने वाला नहीं था। अब वेदांश कोशिश भी करेगा तब भी वह दिल बहुत मुश्किल से जुड़ेगा। दूसरी तरफ रणवीर जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है, देखता है उसकी मासूम सी बीवी दुनिया से बेखबर बिस्तर पर फैलकर सोई हुई थी। उसे अपने कपड़ों का भी होश नहीं था कि उसके कपड़े उसके शरीर पर यहाँ वहाँ पहुंच गए थे। वहीं रणवीर हसरत भरी नजरों से खुशी को देख रहा था। फिर वह उसके पास जाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कर करता है और उसके माथे को चूम लेता है और उसकी साइड में आकर उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी नींद के आगोश में चला जाता है।
अगली सुबह सबके लिए कुछ ना कुछ लाने वाली थी, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए मोहब्बत, तो किसी के लिए झटका। अब किस क्या मिलने वाला था ये तो सुबह ही पता चलेगा। अगली सुबह पूरा मित्तल परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वहीं सब लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सबके कानों में हिल्स की टिकटक की आवाज़ आती है। सब लोग उधर देखते हैं तो ऊपर से कोयल उतर कर आ रही थी। आज उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। अब वह सबके पास जाकर सबको गुड मॉर्निंग विश कर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। सबकी नज़र आज कोयल पर थी, क्योंकि आज कोयल को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह नई कोयल को वह जानते ही नहीं। वहीं वेदांश की नज़रें कोयल के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन कोयल ने एक बार भी वेदांश की तरफ नहीं देखा था। का ब्रेकफास्ट होने के बाद कोयल अपनी जगह से खड़ी होकर पूरी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सब लोग कोयल की तरफ देखते हैं तो कोयल बोलना शुरू करती है, मैं लंदन वाली ब्रांच संभालना चाहती हूँ, इसीलिए आज दोपहर 12 बजे मेरी लंदन की फ़्लाइट है और मैं वहीं जा रही हूँ और मैं हमेशा के लिए वहीं शिफ्ट होना चाहती हूँ। और भाई मैं अब इंडिया कभी वापस नहीं आऊँगी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी लंदन वाली ब्रांच संभालूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने लिए कोई जॉब देख लूँगी। अपनी बात कहकर कोयल वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। सब लोग हैरानी से मुँह खोल कोयल को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोयल के बोलने के तरीके से बोलो समझ चुके थे कि कोयल इस वक्त गुस्से में है और इस वक्त उसे कुछ कहना सही नहीं होगा। कोयल के जाने के कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं खुशी अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे आगे का प्लान बनाना था। रणवीर और वेदांश एक ही कार में बैठकर ऑफिस जा रहे थे। रणवीर बिना वेदांश की तरफ देख कहता है, तुमने एक बार फिर मेरी बहन का दिल तोड़ दिया ना, और इस बार ऐसा तोड़ा है कि उसे संभालने में बहुत वक्त लगने वाला है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझसे प्यार से मना भी कर सकते हो। वेदांश, मैं जानता हूं कि तुम भी उससे प्यार करते हो, तो तुम क्यों कोयल के प्यार को अपनाना नहीं चाहते? तुम सारी सच्चाई जानते हुए भी उसे धोखेबाज लड़की के लिए खुद को क्यों सजा दे रहे हो? अचानक से एक जोर का धमाका होता है। सब लोग हैरानी से उसे धमाके की तरफ देखने लगते हैं। सारी गाड़ियों के परखच उड़ गए थे, दूर दूर तक सिर्फ आपकी लपटें दिखाई दे रही थी। किसके साथ हुआ है ये हादसा? कैसा धमाका था? क्या कोयल, रणवीर और वेदांश को कुछ हुआ है? अध्याय 11, टूटे हुए ख्वाब, खामोश एहसास। और उस मोड़ पर खड़ी जिंदगी, जहां किस्मत ने मुस्कुराकर नया रास्ता दिखाया।